ये कांग्रेस और जो अन्य विपक्ष की पार्टियां हैं जी उनकी निकम्मी के कारण ही जी ये हिंदुत्व सरकार चल रही है। जी जी और इसको पलटना जी बाएं हाथ की सफाई है। सिंस ऑफ ओमिशन एंड सिंस ऑफ कमीशन कमीशन। कांग्रेस सरकार ने दोनों किया। मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हैं और वो बहुत तरह के इनजस्टिस का सामना करना, खासकर गवर्नमेंट की तरफ से और यह जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसकी तरफ से। उनको क्या करना चाहिए सर? उनको कैसे क्या करना चाहिए? भारतीय बनना चाहिए। तो अभी भारतीय नहीं है सर। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में हिंदुत्व आइडियोलॉजी हाशिए पर था, फ्रिंज एलिमेंट कहलाता था। यहाँ तक कि गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर कई बार बैन भी लगा और हिंदुत्व ग्रुप्स काफ़ी बदनाम थी। लेकिन आज इस वक्त जो हिंदुत्व के मानने वाले हैं, जो लोग हैं, वो इस देश पर पूरे बलपूर्वक राज कर रही है। और ये कैसे हुआ? और आज हमारे साथ हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर साहब। इनसे हम ये जानेंगे कि हिंदुत्व का राइज के पीछे क्या मेन रीज़न है। मणिशंकर अय्यर साहब इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़े नाम है। ये पहले डिप्लोमेट रहे थे, इससे इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में काम किया, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी एज ए डिप्लोमेट काम किया। 1963 से लेकर 1989 तक ये एज ए डिप्लोमेट काम किए। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में इन्होंने कई मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो संभाले, जिसमें कि यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का है। पंचायती राज, एज ए पंचायती राज मिनिस्टर का काम किए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने पेट्रोलियम गैस मिनिस्टर के तौर पे भी काम किए हैं। 2006 से 2009 तक एज ए यूनियन मिनिस्टर काम किए हैं मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दरमियान। अय्यर साहब राजीव गांधी साहब के सीनियर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अय्यर साहब कई बुक्स के ऑथर्स हैं, कई बुक्स लिखे हैं, कॉलमनिस्ट भी है, जर्नलिस्ट भी है और एक बड़ा नाम इंडियन पॉलिटिक्स में। मैं हूं वकार हसन। मैं आज अय्यर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुत्व की राइज का राज क्या है। अय्यर साहब, एक वक्त था जबकि हिंदुत्व बदनाम थी और गांधी जी के कत्ल के बाद ये तो बहुत बड़ा इशू आ गया था और इस गवर्नमेंट ने इस पर बैन भी लगाई। लेकिन ये आज हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल आइडियोलॉजी माना जा रहा है और सबसे पावरफुल, और इसके प्राइम मिनिस्टर से लेकर पूरी मिनिस्ट्री में यह मौजूद है। ये कैसे हो पाया है अय्यर साहब? ये एक तंत्र है जी, क्योंकि हालांकि वो पिछले 12 साल से सत्ता में हैं जी, उनको कभी किसी भी चुनाव में, जी, सन 2014 हो, जी, सन 2019 हो, जी, सन 2024 हो, जी, उनको 2/3 भारत मतदाताओं का वोट नहीं मिला है। बस 1/3 वोट के आधार पर उन्होंने 100% सत्ता हासिल किया है। तो ये न सोचिएगा कि भारत हिंदुत्व की तरफ गया है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे अन्य पार्टी जो कि अपने को सेक्युलर करते हैं, कहते हैं, उन्होंने एकत्रित न होने कारण, बिखरे हुए होने के कारण उन्होंने मौका दे दिया है इनको कि वो सत्ता में आए और कि वो सत्ता में रहें। और आज जो ड्रामा हम देख रहे हैं, जो मीटिंग होने वाली थी कल 8 तारीख को वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जी, जी, वहाँ क्या हंगामा हो रहा है। जी, तो क्योंकि वो जो गैर हिंदुत्व शक्तियां हैं, जी, जी, वो बिखरे हुए हैं। जी, यही है मूल कारण जी,
कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर, जी मेरे ख्याल में आज कोई आर्टिकल निकला है राम मोहन जी की तरफ से जी जी कि वो लंबे दौर के लिए प्रधानमंत्री है। जी मैं नहीं समझता हूँ जी कि वो एक दिन भी टिक सकते हैं जी यदि विपक्ष की पार्टियां जी एकत्रित आ गए जी भारत को बचाने के लिए, जी क्योंकि हिंदुत्व से बर्बादी हो रही है। जी बर्बादी से बचाने के लिए जी अपने जो छोटे मोटे मतभेद हैं जी उनको भूलकर जी या उनको एक तरफ रखकर जी एकत्रित हो जाएं जी तो मोदी की सरकार जी कल तक नहीं रहेगी। जी। इससे पहले सर 2024 में तो ये सारी पार्टी एकत्रित हुई थी और इंडिया अलायंस भी बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद हालांकि इनकी सीट घटी है, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट में बरकरार हैं। 2014 में कोई इंडिया अलायंस नहीं था, 2024 में जी अलग बात है। जी तो पहले आपको देखना है कि 2014 में क्यों हुआ, जी जबकि कोई इंडिया अलायंस नहीं थी, जी और 2024 में जी कैसा क्या नतीजा रहा। जी तो इस पर मैं जरा जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जी जी सन 2012 में, जी मतलब 2014 के जी चुनाव के 2 साल पहले, जी मनमोहन जी बहुत बीमार पड़ गए। जी उनके 6 बाईपासेस हुए जी जी और तकरीबन उसी समय जी सोनिया जी भी बहुत बीमार पड़ गए। आज तक औपचारिक रूप में नहीं बताया गया है कि उनकी हालत कैसे इतनी बुरी हुई, लेकिन अफवाह चलता है कि उनको एक बुरी किस्म का कैंसर हुआ। तो क्योंकि पार्टी भी नहीं चल रही थी और सरकार भी नहीं चल रही थी, 2 साल के दौरान 2012 से लेकर 2014 तक, जी इसलिए कुछ भी न होने के कारण जी उस वैक्यूम के अंदर जी हिंदुत्व उभर कर आई। जी जी मुझको तो हैरान था, जी क्योंकि मैं तो वही सोचता था जी जो इसका जिक्र आपने अभी किया है जी कि पूरे 60-65 साल से जी ये इस हिंदुत्व को किसी ने नहीं अपनाया जी और उसकी कोई जगह ही नहीं थी, जी और हम सोचते थे कि ये गुंडे लोग हैं। जी लेकिन क्योंकि जी एक सरकारी वैक्यूम बन गई, जी 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 क्योंकि बीमारी हो गई प्रधानमंत्री की जी और सोनिया जी की। जी जी मैंने बार बार कहा है जी और दोबारा दोहराने को तैयार हूँ जी कि यदि प्रणब मुखर्जी जी को क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनाते जी जी सन 2012 में जी और मनमोहन जी को जी राष्ट्रपति बनाते, जी तो तब इस सूरत हाल में नहीं होते। जी जी अब आए जी तो ऐसे मोदी जी घुस गए जी जी पीछे के दरवाजे से, जी जी क्योंकि आगे के दरवाजे को संभालने के लिए कोई नहीं रहा। जी जी अब 10 साल वो रहे जी प्रधानमंत्री, जी उन्होंने बहुत घटिया सरकार चलाई। जी तभी सन 24 में जी वो जीत कर आए। जी ये कमाल की बात है क्या? जी बिल्कुल नहीं, अच्छा क्योंकि तब तक इंडिया अलायंस बन चुका था और इंडिया अलायंस सन 23 में बनने के बाद उस पर कांग्रेस के तरफ से खास तौर पर काफी ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा एक फजूल से का झगड़ा शुरू किया गया कि कौन इसका नेतृत्व संभालेंगे लेंगे, और जो रीजनल लीडर्स थे ममता, स्टालिन, नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश, इन्होंने कहा कि हम तो सत्ता में हैं अपने राज्यों में, लेकिन ये लोग न तो सत्ता में है दिल्ली में, अच्छा न तो तकरीबन किसी राज्य में है, तो क्यों इनको प्राथमिकता दिया जाए। जी जी और कांग्रेस के तरफ से हमने गलत मशवरा सुना जी कि जो इंडिया अलायंस का लीडर बनता है वही प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा
और क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री का पद किसी और के हाथ में चला जाए, तो इसलिए जितना सुदृढ़ बनाता था जी जी इंडिया अलायंस को 27 में, जी जी हमने इतना मजबूत नहीं बनाया। जी और इसके बावजूद जी इंडिया अलायंस के सीट्स जो थे जी 24 के चुनाव के बाद, जी मात्र 8 सीट पीछे थे मोदी जी का। जी जी 8 ही सीट। जी यदि हम जी इस इंडिया अलायंस को मजबूत करते, जी उसका नेतृत्व तय करते, जी उसकी मैनिफेस्टो तैयार करते, जी चुनाव लड़ने के लिए क्या कहते हैं, उम्मीदवारों को जी इस आधार पर चुनते, जी तो तब शायद जी 8 सीट नहीं मिलते हमें। और 8 सीट मिल जाते तो नीतीश जो कि इंडिया अलायंस को शुरू किया था, वो और चंद्रबाबू, आप समझते हैं कि ये संदर्भवादी लोग मोदी के पास जाते, वो तो हमारे पास आते। और आज के दिन हम कह सकते थे कि कांग्रेस सरकार 2 साल से इस देश को संभाल रही है, और कोई भी नहीं है जो कि इतने निकम्मा तरीके से पिछले 2 साल में किसी भी हुकूमत को संभाला हो जितना कि मोदी जी की हुकूमत ने किया है। जी जी, क्या लगता है आपको, क्या समाज हिंदुत्व की तरफ नहीं जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स जा रहा है? समाज कैसा हिंदुत्व? एक शब्द में जी अपना पूरा सत्य बेनकाब कर दिया है। जी हिंदुस्तान जी हिंदुत्व के तरफ नहीं जा रहा है। अच्छा और भी मैं कहूँ जी कि हमें 2/3 वोट नहीं मिलती जी जी यदि कम से कम 60% हिंदू हिंदुत्व के खिलाफ नहीं वोट डालते, तो हिंदू भी नहीं जी हिंदुत्व के पीछे जा रहा है। जी ये कांग्रेस और जो अन्य विपक्ष की पार्टियां हैं, जी उनकी निकम्मी के कारण ही जी ये हिंदुत्व सरकार चल रही है। जी जी और इसको पलटना जी बाएं हाथ की सफाई है। जी यदि बाएं हाथ जी ये सीधे हाथ के साथ जुड़ जाती, जी इतना ही करना है। जी और यदि सोनिया जी जी का सेहत बेहतर होता, जी तब आप देखेंगे कि 27 में जी जबकि वो बम्बई गई जी उनकी बीमारी के बावजूद, जी तब सभी आ गए उनके पास, जी जी क्योंकि उनमें कुछ क्षमता है। जी मैं कहूँ कि चमत्कार है जी कि वो सबके साथ सबको संभाल सकती है। जी यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव, जी जिन्होंने एक बहुत ही कठोर शब्द में जी सोनिया का निंदा किया था जी दशक 90 में, जी जी उन्होंने अमर सिंह को भेजा जी और सोनिया जी ने अमर सिंह को जी फाटक से वापस भेजा। अच्छा यहाँ तक जी लोग उनके बगल में आने लगे। जी जी अफसोस की बात है जी कि उनकी तबीयत के कारण सन 2023 में उन्होंने पद नहीं संभाला। सबको पता था कि सोनिया जी कभी प्रधानमंत्री बनने नहीं वाली है, तो इसलिए सारे जो मात्र दूसरे क्या कहते हैं लीडर्स थे, वो मान लेते, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद तब तय किया जाता जबकि चुनाव हो जाते और कि इंडिया की जीत हो जाती। अब इस सबक को बजाय सीखने का जी इन 2 साल में जी हमने जो एकता थी जी 2 साल पहले, जी उसको भी छोड़ दिया। जी जी अब आप आइए, इसलिए ये हंगामा हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की मीटिंग के सिलसिले में। जी मैं समझता हूँ कि राहुल जी बाकी सब छोड़कर इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने के लिए जी अपना पूरा ध्यान जी और पूरा कष्ट दें जी तो बेहतर होगा। जी ये अंबानी अडानी के पीछे रहने से जी हमें कुछ फायदा नहीं मिला है। ये जो जात का सेंसस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जी
उसकी अहमियत है, अहमियत मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को एक तरफ छोड़कर प्राथमिकता दें इंडिया अलायंस को मजबूत करने का, कि उसको एक छवि दें, कि उसके जो लीडरान हैं उन सबको सम्मिलित करें, शायद एक प्रेसिडियम बनाए, क्यों एक नेता, 5 लोगों का का नेतृत्व बनाइए, और तब खुशी से सब आगे बढ़ेंगे। और फिर 2029 में 2029 में किसके पास ज्यादा सीट है वो तय करके उस आधार पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय करेंगे। आज बैठकर के कौन बनेगा करोड़पति, इस झगड़े में पड़कर अलायंस को बर्बाद किया गया है। मुझको बहुत कम उम्मीद है कि कल की मीटिंग कामयाब रहेगी जी, लेकिन खुदा करे जी कि वो कामयाब बने। सर, कांग्रेस के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को डिफीट कर सके या उनको पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली डिफीट कर सके? अरे और किसने इस हिंदुत्व को हराया जी पूरे 150 साल तक? जी हम जी। किसी और के पास गांधी जी था? नहीं। किसी और के पास जवाहरलाल नेहरू था? नहीं था। किसी और के पास इंदिरा गांधी थी? जी नहीं था। किसी और के पास राजीव था? नहीं था। मैं ये भी कहूँ कि किसी और के पास नरसिम्हा राव था? हम ही हैं जो कि हिंदुत्व का मुकाबला कर सकते हैं समस्त भारतवर्ष में। लेकिन आज के दिन हमें दूसरों को ले जाना है, क्योंकि हर राज्य अपनी छवि बनाने में लगी हुई है। तो तमिलनाडु अपना तमिल चरित्र बनाकर ही भारत में रहने को तैयार है। वैसा ही आपने अन्य जगह में देखा, बंगाल में देखा, आप उत्तर पूर्व में देख चुके हो जी जी, बहुत से जगह में, कश्मीर में देख रहे हो जी, कि जब तक कि राज्य का आपकी अपनी पहचान नहीं बनती है तब तक देश का पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। और गांधी जी सबसे खास ध्यान देते थे हमारे पंथों पर जी, जिस उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्षता जी, एकता के लिए जी। बीजेपी वाले अपने ही तरीके से कहने लगे कि धर्म से आप कैसे निष्पक्ष हो सकते हो, इसको पंथ निरपेक्षा करो। अच्छा। अरे मैं मानने को तैयार है कि पंथ निरपेक्षा हो या धर्म निरपेक्षा हो जी, या अंग्रेजी शब्द सेक्युलरिज्म हो, इसको हम बचाएं, क्योंकि इसको नहीं बचाया तो भारत की एकता को कैसे बचाओगे? जी जी। क्या हेमंत विश्वास से करवाओगे? जी। वो जो पीछे पड़ा है सबके पीछे जी, ये कहकर कि आप जैसे लोग, मेरे ख्याल में आप मुसलमान हो, कि आप जैसे लोग दीमक हो। अब इसका जवाब आया है कि नहीं, हम दीमक नहीं है, हम तो कॉकरोच है। जी जी। और इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इनको। लेकिन इसका क्या फायदा, कॉकरोच का क्या फायदा हमारे इंडिया अलायंस ने उठाया है? इंडिया अलायंस का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ जंतर मंतर में कल मौजूद था? नहीं था। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी पत्नी गई थी, लेकिन वो तो किसी पार्टी में न रही हैं, न हैं, न तो रहना चाहती हैं। मेरी बेटी भी गई थी, मेरी ज्येष्ठ बेटी, वो एक आंदोलन जीवी है जी, और वो गई थी जी, लेकिन वो भी सियासत में नहीं आना चाहती है। मोदी जी के बच्चे ही नहीं हैं, तो इसलिए कोई बच्चा सियासत में नहीं आ सकता है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों के 3 सियासत के बारे में जो वो जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सियासत में नहीं आऊंगी। तो ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है जी जी। आप घर में सही माहौल बनाइए
और कोई भी नहीं कहेगा कि क्योंकि मैं अपने पिता का बेटा है या पिता की बेटी हूँ इसलिए मुझे सियासत में आना है और फौरन प्रधानमंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनना है। तो इस पॉलिटिक्स महात्मा गांधी ने अपनाया, जी जो गांधी जी ने अपनाया, जी जी वो बाद में मैंने जिनका जिक्र किया था जी उन्होंने अपनाया, जी उसी पथ पर कांग्रेस आगे चलता तो बाकी सब हमारे पीछे आते। आज क्यों नहीं पीछे आ रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम हो कौन इस अलायंस को संभालने का, जी कौन हो तुम, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? और इसलिए इस विषय को जी हमें किसी न किसी तरह जी या तो हल निकालना है जी या उसको स्थगित करना है जी 2029 तक, या उसको संभालना है। जी तीनों हम नहीं कर रहे हैं। जी और मेरे ख्याल में केसी वेणुगोपाल जैसे व्यक्ति जी जो कि बिल्कुल असभ्य है, जी उनको कांग्रेस के तरफ से जी आने वाली मीटिंग जो है कल, उसका नेतृत्व संभालने की जिम्मेवारी देना, अच्छा ऐसा मूर्खपना जी मेरे ख्याल में कभी पहले नहीं हुआ है। जी जी तो ये है कारण, कुछ मोदी जी की खूबी नहीं है, अच्छा हमारी कमियां हैं अच्छा कि इस देश को हिंदुत्व की तरफ जी लिया जा रहा है, जी कि इस पावन धर्म हिंदू धर्म इसको हिंदुत्व की तरफ लिया जा रहा है, मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा है, जी क्रिश्चियंस को भी शिकार बनाया जा रहा है, जी और पूरे देश को, कोई 80% इस देश को असंतुष्ट छोड़कर, नहीं तो आप समझते हैं कि कॉकरोच उभर कर आते हैं। इस लड़के ने हंसी मजाक के लिए, जबकि चीफ जस्टिस ने शब्द इस्तेमाल की और कहा कि जो लफंगे हैं और जो कि बेरोजगार हैं वही हैं यहाँ के कॉकरोच, तो उन्होंने एक चित्र बनाया हंसी मजाक करने के लिए, और उस चित्र के पीछे उसको अंग्रेजी में कैरिकेचर कहते हैं, कि कैरिकेचर के पीछे तो 2.5 करोड़ लोग नौजवान जुड़ गए। सावधान, देश में 40 करोड़ नौजवान हैं जी, और 2.5 करोड़ ही दीप्ति के पीछे आ रहे हैं। कौन है बाकी 37.5 करोड़? जी, वो हैं हमारे गरीब लोग, वो हैं हमारे बेरोजगार जी, वो हैं हमारे कृषक जी, वो हैं हमारे मजदूर जी, वो हैं वो जो कि बहुत मुश्किल से जी, पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जी, वो हैं जिनके वालिदैन ने इतना बलिदान किया है, कम से कम एक मेंबर उनके खानदान का उनको आगे लाने के लिए। जी, अब ये 37 करोड़ आज के 2.5 करोड़ से जुड़ जाए तो तब फ्रांस के रेवोल्यूशन जैसे हो जाएगा, जो कि 1779 में हुआ था। जी, और उस वक्त जी, जो ब्रिटेन के जाने माने कवि हैं जी, विलियम वर्ड्सवर्थ, जी, जी, विलियम उन्होंने 4 पंक्ति निकाले जो कि 250 साल के बाद जी, आज भी लब पर आता है। जी, ब्लिस was it in that dawn जी, to be alive जी, and to be young जी, was very heaven। जी, अब दूसरा हिस्सा तो हो रहा है जी, कि नौजवान होने से और जंतर मंतर जाने से स्वर्ग बन गया है, लेकिन क्या देश के लिए एक नया स्वभाव उठ कर आ रहा है? हर जगह हम अंधेरा देख रहे हैं, और जहाँ की फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़माने में उज्जवल होने के कारण वो क्रांति आगे बढ़ी,
आज हिंदुस्तान में अंधेरे होने के कारण थोड़ा बहुत बत्ती लाने के लिए ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये तो एक अभियान है जी। और इसलिए हम सब जुड़ सकते हैं। ये गुस्सा है अपने पार्टी न छोड़कर जी लेकिन हमारी पार्टियां डर रही हैं, विपक्ष के भी डर रही हैं जी कि ऐसे लोगों के साथ हम कैसे जाने। जी और फिर आम आदमी पार्टी का उदाहरण हमारे सामने है। जी जी आम आदमी पार्टी ने सबके जो आशाएं थे जी उनको इतना बढ़ाया जी कि जबकि पार्टी बने जी तो तब उनको दिल्ली के 70 सीट में से 67 सीट उनको मिला जी और आज के दिन उनको उनका समर्थन करने के लिए कोई नहीं है सिवाय वो जो कि कट्टर तरीके से कहते हैं कि कोई भी आए लेकिन हमें बीजेपी से बचाइए। जी ये है परिस्थिति। सो न सोचिएगा कि भारत की मंशा बदल गई है। अच्छा भारत की राजनीति हाँ बदल गई हो, लेकिन भारत की मंशा नहीं बदली है और विपक्ष का काम है कि भारत की मंशा को वो सियासत में ले आए। यही है उनके सामने चुनौती। बाएं हाथ की सफाई है, मैंने कहा। अच्छा। बाएं हाथ को दाएं हाथ से जोड़ लीजिए और इस मोदी का जो युग है इसको हम खत्म करें। लेकिन सर इसमें एक बड़ा क्रिटिसिज्म पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट को यानी झेलना पड़ रहा है, वो ये कि ये जो लोग हैं जो अभी सत्ता में बैठे हैं वो सब कांग्रेस के दरमियान ही पले बढ़े हैं या बड़े हुए हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस थे, लेकिन कांग्रेस ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया या उसके अलावा सेकुलर पार्टी ने, चाहे यूपी में हो, अखिलेश यादव ने कहा कि अभी चीफ मिनिस्टर का फाइल हमारे पास आया था लेकिन हमने उनको ये नहीं किया, एक्शन नहीं लिया था। तो ये एलिगेशन लग रहा है कि सेकुलर पार्टी ने ही बढ़ावा दिया है। उसके साथ साथ जो दंगे होते रहे उनको रोकने, जिसको यूज़ करके ये पावर में आते हैं, उसके लिए कानून नहीं लाए, उसको स्ट्रॉन्ग तौर पे रोकने के लिए, जिसकी वजह से वो सफल हो पाए हैं। आप क्या कहते हैं इस पे सर? ये कहा जाता है जी पाप के सम्मान में जी के संबंध में जी कि ऐसे पाप जो होते हैं जी जो कि आप खुद करवाते हो जी और ऐसे पाप होते हैं जी जिसका उपेक्षा आप करते हो। जी जी ओ सिंस ऑफ ओमिशन एंड सिंस ऑफ कमीशन। कांग्रेस सरकार ने दोनों किया। अच्छा। लेकिन इसलिए नहीं कि वो हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं जी। क्यों? इसलिए कि सियासत के अपने मजबूरियां हैं। क्या मजबूरी है सर? पैसे की जरूरत है। अच्छा। जनता की जरूरत है। कभी कभी गुंडे की जरूरत है। कभी कभी छिपे हुए किरपान की जरूरत है। कभी कभी खुलेआम ये हिंसा करना जरूरी है। ये सब मुकम्मल तौर पर जानकर गांधी जी ने कहा कि चुनाव करना हो तो आप पंचायतों में कीजिए और पंचायत में कोई 200-300 ही मतदाता होने चाहिए जी। एक छोटी गांव में जी। और जो वो चुनकर लाते हैं उसके बाद आप आम जनता से चुनाव मत करवाइए, क्योंकि आपने करवाया तो सीधा पाप के नरक में आप पहुंचोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि पंचायतों की तरफ से एमएलएज जो है वो चुने जाए और फिर एमएलएज के तरफ से एमपीज चुने जाए। यदि हमने इसको मान लिया होता तो इतना भ्रष्टाचार जी और इतना हिंसा जी और इतनी जो दूरदर्शिता हम नहीं देख रहे हैं जी वो सब होता। जी। लेकिन हम अटके हुए थे जी। जिस
डेमोक्रेसी जी से हम का ज्ञान हमें था, जी जो कि इंग्लैंड में था, जी और वो इस देश के लिए सही नहीं है। जी लेकिन तब भी जी इसकी कमियां के बावजूद जी हमने देश को समझाया। जी कैसे? जी कैसे? क्योंकि जो चुनकर आते थे, जी जवाहरलाल नेहरू या उनके बाद जो आए, जी वो कदर करते थे जी। विपक्ष को, जी ये समझकर कि आखिरी विपक्ष तो संसद में आया है मतदाताओं के आधार पर। अच्छा। तो एक सरकार ऐसी चलानी चाहिए जिसमें कि खुले आम आप विपक्ष को मौका दें कि वो भी अपना राय रखे, जहां तक कि हो सके उस राय को आप अपनाइए, क्योंकि वो भी देशभक्त है, वो कोई देश के खिलाफ नहीं है, वो भी देशभक्त है। उनकी नजरिया शायद अलग हो, लेकिन देशभक्त होने के कारण विपक्ष को सरकार चलाने में जोड़ना चाहिए। अच्छा। और ये वो करते रहे। शायद नरसिम्हा राव जी जरा आगे बढ़ गए कि उस विपक्ष जिसमें कि भाजपा था, उसको भी संभालने की कोशिश उन्होंने किया। और सांप के साथ आप सोओगे तो सांप एक दिन आपको काटेगा। जी। तो यही हुआ बेचारे नरसिम्हा राव के साथ। जी। शुक्र है जी। कि एक सांप नहीं था। अच्छा। भाजपा में जी। नेक व्यक्ति था जी। अटल बिहारी वाजपेयी, जी। जबकि वो 32 साल का था और संसद में तभी पहुंचा था। तो पंडित जी ने अपने साथियों से कहा कि प्रधानमंत्री के बनने के लिए नौजवानों में कौन लायक है, आप समझते हो? और सीधा अपनी उंगली दिखाई वाजपेयी जी पर। रसगोत्रा साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो अपने आत्मकथा में बताते हैं कि सन 58 में जबकि ये लड़का 33 साल का था, अच्छा, उसी को चुनकर संयुक्त राष्ट्र में जी नेहरू जी ने भेजा। जी। और फिर जी। एक संदेश सीधे जी। एक जूनियर ऑफिसर जी। जो तब थे महाराज कृष्ण रसकोत्रा, जी। उनसे कहा कि इनका ये जो मैं भेज रहा हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना कर्तव्य बनाओ कि इनको जितने भी दुनिया के लीडरान से मिलवा सकते हो उन सब से मिलवाओ। ये थे नेहरू। आप समझ सकते हैं कि मोदी कभी कहेगा कि मणिशंकर को सारे दुनिया के लीडरान से मिलाए, कि मणिशंकर को इस वफद में जोड़े जो कि न्यूयॉर्क जा रहा है? कभी नहीं, कतई नहीं, क्योंकि वो विपक्ष का कदर ही नहीं करता है। न तो वो विपक्ष जो कि संसद में हो या जो विपक्ष राज्य सरकारों में हो या जो कि बाहर हो, वो इसका कदर ही नहीं करता है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को समझते नहीं है। वो समझते हैं कि 1/3 वोट हमने मांग ली और सरकार हमने किसी न किसी तरह बना लिया, तो तब हमारा हक बनता है कि हम 100% सत्ता को चलाएं। ये लोकतंत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनको समझने की जरूरत है कि विपक्ष भी चुनकर आता है, विपक्ष पप्पू नहीं है। ऐसे गंदे शब्दों का सियासत में ले आना, आप समझ सकते हो या सोच सकते हो कि गांधी जिन्ना के बारे में कहेगा कि ये पप्पू है जी, या कि नेहरू करेगा कहेंगे ऐसे डांगे के बारे में कि ये पप्पू है? लेकिन यही तो हो रहा है आज के दिन। अच्छा। तो जब तक कि ये फाशिस्ट सत्ता में हो, तब डेमोक्रेसी उभर कर नहीं आ सकती है। शुक्र है कि इतनी डेमोक्रेसी हमारे खून में इंजेक्ट किया गया है कांग्रेस के तरफ से, कि जो वो करना चाहते हैं बीजेपी कि
इसको ख़त्म करे, वो उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और वो उम्मीद रख रहे हैं कि 37 करोड़ जो नौजवान हैं जो कॉकरोच को नहीं जोड़ रहे हैं, कि जो कॉकरोच को 2.5 करोड़ लोग नौजवान जोड़ चुके हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो हमें 37 करोड़ नौजवानों की तरफ देखना है। उनकी जो शिकायतें हैं वो शुरू होते हैं शिक्षा से, कि जो नीट बनाया गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और क्वेट जो बनाया गया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे इम्तिहान को केंद्र से चलाकर लाखों 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 जो विद्यार्थियां हैं उनको किसी एक इम्तिहान लिखने के लिए मजबूर करना, और फिर ऐसा चलाना कि जो आपको थोड़ा बहुत दे देता है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दो, जितना भी अक्षम हो, और वो एक माफिया के साथ जुड़ा हुआ हो जो कि क्वेश्चन पेपर्स को निकाल कर देता है, और फिर कह रहा है कि अरे चुनाव इम्तिहान तो हो चुके हैं लेकिन किसी ने पेपर लीक किया है। तुम्ही ने तो लीक किया, क्योंकि आखिर आप ही ने तय किया कि किस तरीके से ये इम्तिहान चलाया जाएंगे। और वैसा ही जो बेरोजगारी है इस देश में, जो लोग निराश हो रहे हैं, इसका कारण तो सरकारी हो सकता है। हाँ, अडानी को अच्छा जगह मिला है, और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अंबानी जी तो बहुत खुश है, हालांकि उनके भाई बिल्कुल डूब रहे हैं। छोड़िए, हमारे अंबानी हैं, हमारे टाटा हैं, हमारे अडानी हैं, और उन्हीं के साथ ये जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हम 3-4 लोग चल संभाल लेंगे, वो जन्नत जाए, क्योंकि हम तो उनको जन्नत ले जा रहे हैं। सर, आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात करी। इसमें अक्सर ये क्रिटिसिज्म होता है कि अटल बिहारी की भी तो आइडियोलॉजी वही थी जो संघ की आइडियोलॉजी सोच थी। वो भी हिंदू राष्ट्र चाहते थे। उनका नेल्ली मैसाकर के सिलसिले में कहा जाता है कि उनके बयान की वजह से किसी नेल्ली मैसाकर में सिर्फ 3 घंटे में 3000 लोग को कत्लेआम हुआ था। अक्सर इनको अटल बिहारी वाजपेयी साहब को काफ़ी ग्लोरीफाई करते हैं, खासकर सेकुलर तबके के लोग। क्या कहेंगे इस पर सर? जो अटल बिहारी जी सोचते थे और जो वो करते थे, उनमें आसमां ज़मीन का फ़र्क था। अच्छा। वो अपने ही लोगों को खुश रखने के लिए कभी कभी ऐसी चीज़ बोलते थे जिससे कि वो खुश हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बस एक ही बहुत बड़ी गलती की, जिसको कि हम आज झेल रहे हैं और पिछले 12 साल से झेल रहे हैं। जबकि वो दंगे फसाद हुए मुसलमानों के खिलाफ अहमदाबाद में मार्च 2002 में, तो तब अटल बिहारी दिल्ली बैठे, देखा कि ये संभाल पा रहे हैं या नहीं, और जबकि उनको लगा कि ये कुछ संभाल नहीं रहे हैं, तब वे खुद अहमदाबाद पहुंचे और वहाँ उन्होंने मोदी जी से कहा कि राज धर्म को अपनाइए। और उस पिक्चर को मैंने देखा है, उस पिक्चर नहीं, वो जो क्लिप कहते हैं, उस क्लिप को देखा है। वो छोटी आवाज में मोदी जी कह रहे कि मैं कर रहा हूँ साहब। अच्छा। किसको इस पर भरोसा था? और लगा सबको, बीजेपी को भी, कि इस व्यक्ति को निकाल रहे हैं, क्योंकि ये सक्षम नहीं है और कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सांप्रदायिक है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 10 दिन के अंदर, जिसमें कि ज्यादातर दिन वो सिंगापुर में थे, वाजपेयी जी ने अपना मन बदला और गोवा के मैदान पहुंचने पर उन्होंने मोदी जी की ऐसी तारीफ की
कि वो बन गए हैं प्रधानमंत्री, और अभी बताया जा रहा है कि 4,000 नहीं, पता नहीं कितना, वो 12 साल से इस देश को हिंदुत्व की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि वाजपेयी आसानी से कर सकते थे। अच्छा। लेकिन देखने की बात है, सुनने की बात है कि न वाजपेयी जी, न जसवंत सिंह और न आडवाणी जी और न ही मनमोहन जोशी, मनोहर जोशी ने उनको इनकार किया कि आप क्यों नहीं देश को वहां ले जा रहे हो हिंदुत्व की तरफ। और गोविंद आचार्य ने कहा कि ये मखौटा है। अच्छा। और उमा भारती ने इनका बहुत निंदा किया कि वो इस देश को हिंदू देश नहीं बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं। तो मुझको और क्या सबूत पेश करने की जरूरत है, जबकि उन्हीं के साथीगण, जबकि उन्हीं के फॉलोअर्स ने ऐसा उनका खंडन किया जिसके शायद कारण वो हार गए सन 2004 में। लेकिन ये मैं बताऊं कि मनमोहन सिंह जैसे सेक्युलर आदमी बहुत मुश्किल है कांग्रेस में जोड़ना। अच्छा। क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, उर्दू ही आती थी। वो पले थे रालपिंडी के बगल में एक गांव है गाह, आज भी वहाँ के लोग याद। और जबकि वो उनकी विदेश नीति के बारे में ये हमें याद रखना है कि पाकिस्तान से दोस्ती करने के रास्ते पर वो वहां तक पहुंच गए थे जहां की एक कदम और लेने से आज के दिन हमें देखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये 100% नहीं, 1000% सेक्युलर थे। अच्छा। और उनके मन में मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं था। दुख की बात है कि उन्होंने अपने लीगल ने, पहले नरसिम्हा राव ने अपने लीगल और होम मिनिस्टर और फिर मनमोहन सिंह जी ने ऐसे मंत्रियां इन डिपार्टमेंट्स में बनाया जी, जिन्होंने की टाडा बनाया जी, जिन्होंने की उआपा बनाया जी, जिन्होंने की प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन, या क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंशन ऑफ समथिंग, सेडिशन एक्ट। ये सब कांग्रेस के देन है। अच्छा। और उन्होंने सोचा कि ये तो बस आपत्ति के लिए इस्तेमाल होंगे। ये नहीं उनको पता था कि यही कानून किसी और के हाथ पहुंचेंगे। और उनका दुरुपयोग इस हद पर हो रहा है कि मुझे हैरियत है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट या तो लंबे दिन के बाद कहती है कि आप जो कर रहे हैं सरकार को, कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, या कि कहते हैं कि हाँ कानूनी तौर पर ये सही है, बाकी आप ही संभालिए। वो जो काम उनको करना था जी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट 1950 में बनाया गया था जी, और वो भी हमारे संविधान के अंतर्गत जो जिम्मेवारियां उसको दी गई थी जी, जो ऊंची पद उनको दी गई थी जी, जो सोचा गया था कि देश के सबसे बेहतरीन लोग, मॉरली अपराइट पीपल, वो सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे। आज लगता है कि आरएसएस के साथ जुड़े हुए हों या जोड़ने को तैयार हों तो तभी उनको वो पद मिलेगा। और जो भी सरकार के खिलाफ जाता है, उदाहरण जस्टिस मुरलीधर, जिन्होंने की कहा कि जबकि पूछा गया उनसे सरकार के तरफ से कि हेट स्पीच का क्या मतलब बनता है, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हो तो मैं दिखाऊंगा, और एक वीडियो लगाया 5 मिनट के लिए लगाया और पूछा उस वकील से, सरकारी वकील से, कि ये हेट स्पीच नहीं है क्या? 24 घंटे के अंदर नहीं, अगले दिन सूरज उगने के पहले उसको उनको भेजा दिया गया कहीं चंडीगढ़, और उसके बाद वो भेजे गए उड़ीसा, और आज वो
उसी सुप्रीम कोर्ट में वकील है जहाँ की वो नहीं बन सकते थे यदि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते। अब ऐसे नेक लोगों को क्या कहते हैं सपोर्ट करना, और चंद्रचूड़ क्या कहते हैं गोगोई, ऐसे लोगों को या तो बहुत ऊंचे पद देना या उनको इशारा करना कि तुम संभाल कर रहो और हम तुम्हें शायद राष्ट्रपति बना देंगे, ऐसा जो सरकार है इसको हटाना है। और हटाने के लिए एक ही तरीका है कि विपक्ष की एकता हो, कि विपक्ष एकत्रित हो, कि विपक्ष बिखर न जाए। और इस काम में आज के दिन 7 जून, कल के दिन 8 जून के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले मिलन के पहले मेरा ये कहना है कि सन 24 के बाद जबकि सबूत हमारे सामने बिल्कुल साफ आ गया था, ये काम को एक द्वितीय स्थान देना और फिर छोटे छोटे झगड़े में पकड़े रहना, फंसे रहना, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बड़ा शिकायत सर मुसलमानों की कांग्रेस गवर्नमेंट से ये रही कि पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह के दरमियान बड़ी तादाद में ऐसे मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया फॉल्स टेरर केस में, जो कि 10, 20, 25 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये निर्दोष है, इनके साथ इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, उसके बावजूद इनको अरेस्ट किया गया। नहीं, निर्दोष पूरा समाज है जी, पूरी कौम है जी, लेकिन कुछ दोषी लोग भी हैं उसमें जी। जैसा कि हिंदुओं में या दूसरे कौमों में कोई भी अपराधी नहीं है सिवाय कुछ चंद लोग जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। अब हाँ, कांग्रेस में जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता देकर उसके लिए आंदोलन निकालना, उसके लिए बयान देना, उसको एक मुख्य जगह देना, ये सब बहुत कम हो गया है। गायब नहीं हुआ है, लेकिन जरा धीमे आवाज में वो कह रहे हैं सही चीज, और साथ साथ वो सोचते हैं कि हिंदुत्व बन गया है और इसलिए खुद को हिंदू दिखाने में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि मुसलमान को तो और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो इसलिए हिंदुओं को बनाने के लिए हम अपने को बड़े हिंदू बख्त दिखाएं। अब जहाँ की हमारे संविधान में लिखा है कि राज्य और राजनीतिज्ञों को किसी एक धर्म से जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सारे धर्मों का कदर करना चाहिए। जिस आधार पर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी बहुत ही आगे बढ़कर चल रही थी, जो कि बड़े गर्व से चल रही थी, जो कि बहुत ही धीरज से चल रही थी, वीरता से चल रही थी, और कहती थी कि हमारी अक़लियतों को हिंदुस्तानी समझना चाहिए और ये नहीं कि अक़लियतों को हम अक़लियत के तरीके से उनसे बर्ताव रखें। वो कांग्रेस मुझको बहुत कम नजर आ रही है। अच्छा। हम हिंदुत्व नहीं बने, लेकिन हिंदुत्व चुनौती का सामना करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि भाजपा ही हिंदुत्व नहीं है, हम भी एक हद तक हिंदू हैं, तो इसलिए समझ लीजिए कि हम भी हिंदुत्व हैं। अब ये करने से न तो हिंदू हम पर कोई भरोसा रखता है और न तो कोई मुसलमान हम पर रखता है। वो दोनों समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में हम हम फिक्रावादी नहीं करते हैं। अच्छा।
लेकिन हमें वो धीरज, वो वीरता, वो प्राथमिकता हम नहीं दे रहे हैं सेक्युलरिज्म को, जिससे कि ही इस देश की एकता को हम कायम रख सकते हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं जो कि इतिहास बताएगा कि जिन्ना साहब तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हिंदू मुसलमान एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो ये है तिरासदी, ये कोई कमी नहीं है, ये एक तिरासदी है। और इस देश को एक बनाने के लिए एक ही चारा है हमारे सामने, वो है इंडिया अलायंस। मैं कहूँ कि इंडिया अलायंस को हमने बनाया तो तब मजबूत बनाया, उसका उत्पादन तो हमने कर दिया है। मैं वो एक बच्चा जैसा है जो कि स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, हमें इसी पर ध्यान देना है। और 3 साल मत समझिए, 1000 दिन ही रहे। अच्छा। हर दिन 999, 998, 997 बनते जा रहा है। और इसलिए आज हमने वो काम नहीं किया तो कल करने से कुछ फायदा नहीं होगा। इट विल बी टू लिटिल टू लेट। सर, मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान है और वो बहुत तरह के इनजस्टिस का सामना करना, खासकर गवर्नमेंट की तरफ से और यह जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसकी तरफ से। उनको क्या करना चाहिए सर? उनको कैसे क्या करना चाहिए? भारतीय बनना चाहिए। तो अभी भारतीय नहीं है सर। अपने को भारतीय दिखाना है, क्योंकि वो भारतीय है। लेकिन उनके खिलाफ जो लोग बोलते हैं वो क्या कहते हैं कि मुसलमान गैर है, और जबकि मुसलमान अपने को गैर दिखाता है तो वो कहते हैं हमने बताया ना। तो इसलिए मुसलमान को एक भारतीय आवाज उठानी है, और वो भी अकेले अकेले 2-4 लोगों का करने से काम नहीं बनेगा। दे हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अब जमाने में मेरे एक जमाने के बहुत से करीब, बहुत ही करीब मित्र जिन्होंने कि ऑल इंडिया वो मुस्लिम मजलिस क्या कहते हैं, इत्तेहाद, उसको जो बताया है, ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरत नहीं, पर्सनल बोर्ड, AIIM, ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम मुशावरत, ठीक है। वो शहाबुद्दीन साहब, नहीं, सलाहुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब, नहीं, शहाबुद्दीन को छोड़िए। अच्छा, आप गलत आदमी की तरफ देख रहे हैं। वो मेरे दोस्त थे। अच्छा। बहुत करीब के दोस्त थे। अच्छा। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ सलाहुद्दीन साहब के बारे में। अच्छा। जो कि अब सांसद है। अच्छा। और जो कि अनेक जगह में अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं। और जहाँ की जब मैं उनको जानता था कोई 15 साल पहले, और हम इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे सोचते थे, इकट्ठे एक दूसरों का जो भाषण था पार्लियामेंट में उसको तैयार करते थे। वो आदमी आज के दिन मुझे लगता है कि बजाय जोड़ने का काम वो बिखरने का काम कर रहा है। अच्छा। वो न केवल अपने साइड को, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहा हूँ जी। हाँ, असदुद्दीन AIMIM जी 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 जी। ओके। मैंने सोचा कि आपको एक फौरन आ जाएगा जिंदगी पर, लेकिन आपको कुछ समय लगा है ढूंढने में उस व्यक्ति को जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। जी जी। मैं समझता हूँ कि ओवैसी जैसे एक मुसलमान लीडर हमने हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा। लेकिन अब वो फिसल रहे हैं। अच्छा। और इसलिए उन पर ज्यादा भरोसा रखना शायद गलत होगा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि हिंदुओं को खुले आम कहे कि आप ही जैसे हम भी देशवासी हैं,
जो कि कहे कि हम आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि हम अल्लाह ताला को चाहते हैं, जो कि हमसे कहे कि खुले आम आप दिवाली मनाइए, आप होली मनाइए, आप अपना प्रार्थना करने के लिए अपनी सुरक्षित अपने मंदिरों पर जाइए, आप पर हम कुछ किस्म का हमला नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप एक बहुमत में हैं, आपको हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। फिर यहाँ इतने साथ हैं कि आपके सुरक्षा के लिए उन चंद मुसलमान जो गलत फहमी के हैं उनके खिलाफ हम खड़े होंगे। जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट है हम उसको अपनाएंगे नहीं, हम उनका निंदा करेंगे और उनके खिलाफ हम काम करेंगे। यदि ऐसा सब हो कि एक मुसलमान गांधी आज के मुसलमान कौम को संभाले, तो तब बीजेपी की कोई टांग नहीं रहेगी। वो इस पर जीते हैं कि मुसलमान नाराज है, शुक्र है हम उनको और नाराज करें। मुसलमान कह रहा है कि हम पर हमला हो रही है, शुक्र है और भी ज्यादा हमला करें। मुसलमान कह रहा है कि सरकार के तरफ से ये गुंडे भेजे जा रहे हैं, हम न माने लेकिन गुंडों को भेजते जाए। मुसलमान कह रहा है कि हम गाय का मांस छोड़ने को तैयार है, हो गए छोड़ने को तुम तैयार है अगले बकरीद तक। तो ऐसे जो गलत फहमियाँ आपके बारे में फैली जा रही हैं, आपके मतलब मुसलमानों के खिलाफ फैली जा रही हैं, उनका सही जवाब देना, कड़ी जवाब नहीं, सही जवाब देना कि भैया आप इस फिक्र में मत रहिए, आप हमारे भाई हैं, हम आप ही के साथ जी सकते हैं, आपके बिना हम जी ही नहीं सकते, और हम चाहते हैं कि आप उतना ही आगे बढ़े, शायद हमसे भी आगे बढ़े जितना कि आपके सहारा से हम बढ़ सकते हैं। लेकिन सीधा उनसे मुकाबला करने से उनके जो हिंदुत्व लोग हैं वो खुश हो जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। आप कांग्रेस पर छोड़िए कि वो कड़ी तरीके से हिंदुत्व का विरोध करे, मुसलमान थोड़ा ढक कर रहे और इस पर जोर लगाए कि हम देशवासी हैं, हम देशभक्त हैं और हम हिंदुओं के सबसे करीब के यार हैं, हम उनको अपने भाई समझते हैं, हम अपने को हिंदुओं के खानदान का एक मेंबर समझते हैं, और हमारी मांग बस ये है कि जबकि हम आपके खानदान में जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें अपने खानदान में जोड़िएगा। तब जाकर शायद एक किस्म का डायलॉग बन सकता है, एक किस्म की चर्चा बन सकती है, आपसी चर्चा। अब वो नहीं हो रहा है और हिंदुत्व के जो फोर्सेस हैं वो मुस्लिम आइडेंटिटी के फोर्सेस से दूर हो रहे हैं। और ये सोचना कि नजीब जंग और उनके साथीगण मोहन भगवत के यहाँ पहुंचकर उनके साथ समोसा जलेबी खाए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो बस ख्वाब की बात है, असलियत की बात नहीं है। आरएसएस का मन आप बदल नहीं सकते हो, कांग्रेस उस मन को बदलने में 150 साल से जुड़ी 100 साल से जुड़ी हुई है। तो आप फजूल रास्ते में जाने की कोशिश न कीजिए, फजूल भाजपा के साथ जुड़ने की कोशिश न कीजिए। आप अपने तरफ से, अपने बल से अपनी हैसियत ऐसे बनाइए कि आप अलग नहीं हो, आप तो हम सबके साथ हो, और कि आप सब हमें न माने
तो तब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय अकेले रहने का। लेकिन हमें भी आपने शामिल किया, या आप में से कुछ लोग, एक बहुमत हमें शामिल की, और ये नहीं सोचा कि तुम छोटे भाई हो और हम हैं बड़े भाई, कि एकता होनी चाहिए हम में, और ये नहीं कि सहानुभूति मतलब कंपैशन एक पेट्रोनेज सा बन जाए। क्योंकि कि मैं अच्छा आदमी हूँ क्योंकि मैं मुसलमानों को पसंद करता हूँ। ये जो अक्सर होता है कांग्रेस की तरफ से, जो अक्सर होता है मेरी तरफ से, ये नहीं होना चाहिए। और इसको कम करने के लिए आप शिकायत के बजाय रचनात्मक तरीके से अपना सोच बदलें। तो मुझको भी ये दिखाना कि मैं बहुत महान आदमी हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, जबकि बाज लोग नहीं करते हैं, इस रास्ते से कोई हल नहीं निकलने वाला। हम ही खुश हो जाएंगे, मैं ही फख्र से करूँगा कि मेरे जैसे सेक्युलर आदमी और कोई नहीं है, और कि मेरे खास मित्रों में इतने मुसलमान हैं, भारतीय और पाकिस्तानी, कि मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। ये गलत रास्ता है, इसी रास्ते को मैंने अपनाया है। लेकिन आज के दिन आपने मुझे मौका दिया है क्योंकि आपने सही सवाल किया कि आपको क्या, आपके कौम को क्या करना चाहिए, कि मुझको ये सब कहने को, मुसलमान कौम को कहने को मुझे मौका मिला है। आज तक तो मैं हिंदुओं से बात कर रहा था। हिंदुओं को क्या करना चाहिए? हिंदुओं का फेथ का जो है, हिंदुओं के सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को अटैक करने के लिए, चाहे वो गाय के नाम पे हो, जय श्री राम के नाम पे हो, भारत माता के नाम पे हो। जो गरीब मुसलमान हैं, वेंडर्स हैं, उनको अटैक किया जाता है। हिंदुओं का फेथ यूज़ किया जाता है अटैक करने के लिए। आप हिंदुओं से क्या अपील करेंगे कि क्या करना चाहिए उनको? मैं आपसे कहूँ कि आप मौलवियों को और मौलानों को, मौलाने लोग को आप यही मशवरा दीजिए। अच्छा। मैं मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ जो आप कह रहे हैं। अब मुझे उनको मुतमैन करना है जो कि आपकी बात मानते नहीं है, हिंदुओं को जो कि आपकी बात मानते नहीं है, क्रिश्चियंस को जो आपकी बात नहीं मानते। तो मैं अपना काम करूँगा आप ही के मशवरे के आधार पर जी। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपना चैनल इस्तेमाल करें जी। मुसलमानों को भड़काने के लिए नहीं, लेकिन मुसलमानों को जोड़ने के लिए। और उनको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप बीजेपी को वोट न दें। वो जानते हैं कि क्या कहते हैं, भेड़ को नहीं बताया जाता है कि तुम कसाब के पास जाओ। वो जानते हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मुसलमान उम्मीदवारों पर छोड़िए ये कहना कि उसके लिए मत वोट डालो, मेरे लिए डालो। क्यों? क्योंकि मैं उसी अल्लाह के पीछे पड़ा हूँ जिस अल्लाह के पीछे आप पड़े हैं। तो आप भी जो आप अभी कह रहे हैं कि रिलीजन को, फेथ को, मज़हब को सियासत में न लाएं, नहीं तो वही हाल हो जाएगी आपकी जो कि मोहम्मद अली जौहरा और उनके बड़े भाई शौकत अली को हुआ था खिलाफत के समय। सर, आप एज ए मिनिस्टर भी काम किए और एज ए डिप्लोमेट भी काम किए, कौन सा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग रहा आपके लिए सर? मेरे लिए जो 3 साल मुझे कराची भेजा गया जी, वो सबसे दिलचस्प साल थे। अच्छा। क्योंकि जब मैं कराची पहुंचा तो मेरे मन में भी वही सोच थे जी, जो कि बहुत से फॉरेन सर्विस ऑफिसर में था कि दुश्मन हमारा पाकिस्तान है जी। अब पहले दिन जबकि मैं पहुंचा, पहुंचने के 2 घंटे के अंदर हमारे ऑफिस में फ़ोन आया और मेरे पीए ने कहा कि सक्कर के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से कोई आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा कि एक पाकिस्तानी अफसर
सीधा, जो कि फॉरेन ऑफिस में नहीं है, कि सीधा एक दुश्मनी देश के दूत से वो बात करना चाहता है। तो खैर और कोई चारा नहीं था, तो मैंने फोन उठाया। वो बेचारा कहने लगा कि आप ही मुझे बता सकते हो जी। मैं 2 घंटे हूँ कराची में जी। उन्होंने कहा कि उसको लिएजॉन ऑफिसर बनाया गया है उस हिंदू संत से जो कि वापस सिंध आ गया था 1965 के जंग में कहीं इंदौर या कहीं भागने पर, और कि अडवाणी जी के कहने पर वो पाकिस्तान सरकार ने उनको वीज़ा दी थी। जी। तो मैंने कहा ठीक है, ये सब मैं जानता हूँ, आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो फंस गया हूँ, आपके हिंदू संत के जो मुसलमान मुरीद है वो उनसे मिलना चाहते हैं और मैं नहीं जानता हूँ कि उनको मैं मिलने दूं या नहीं। तो मैंने कहा तो आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? उन्होंने कहा इजाज़त दीजिए, और बड़ी खुशी से और एक बहुत बड़े स्टेट्समैन के नेता बनकर मैंने कहा पूरी इजाज़त है, मुसलमानों को हिंदू संत से मिलने की इजाज़त है। अब ये था पाकिस्तान जो मेरे नज़र में आया 2 घंटे के अंदर, पहुंचने के 2 घंटे के अंदर। और फिर बाद में जबकि इतनी दोस्ती से हम सब का इस्तकबाल हो रहा था वहाँ, मेरी पत्नी सुनीत ने मुझसे कहा एक दिन जबकि हम टहल रहे थे रात के वक्त कि ये एक दुश्मन राज है ना। अब उस सवाल का जवाब मेरे मन में आज तक मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि निजी तौर पर मेरा अनुभव ये रहा है कि पाकिस्तानी जैसे दोस्त हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को नहीं मिलेगा। अच्छा। वहाँ की मेरे अनुमान से कोई 95% जनता जो है वहाँ वो चाहती है कि अमन और चैन से हम दोनों रहें, कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने आए। क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों में ये फर्क है कि हिंदुओं ने तो भागे भागे पश्चिम पाकिस्तान से निकला, उनके कोई रिश्तेदार है नहीं तकरीबन, लेकिन महाजिर जो गया हिंदुस्तान से पाकिस्तान वो अपने परिवार और वो अपने पवित्र जगह, अपने दरगाहें, अपने मस्जिद, अपने कब्र, अपने खानदान के कब्र, इन सब को हिंदुस्तान में छोड़कर चला गया। और वहाँ जाकर दिलचस्पी के लिए, रचनात्मक होने के लिए क्या करते थे, इंडियन एम्बेसी में पहुँचते थे पिक्चर देखने। अच्छा। वो कौन सा पिक्चर देखना चाहते थे? मुगले आजम। अच्छा। वो कौन सी एक्ट्रेस के पीछे वो चाहते थे कि उनको बार बार दिखाया जाए? वो थे नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी। अब देखिए ये तीनों मुसलमान थे, लेकिन हिंदू या सिख नाम अपनाया स्टेज के लिए, स्क्रीन के लिए। जी। अब AR रहमान है जिसका नाम पैदा होने पर दिलीप कुमार था। अब दिलीप कुमार को उन्होंने AR रहमान बदलाया ताकि फिल्म इंडस्ट्री में वो आगे बढ़े। और दिलीप कुमार ने क्या किया, उनका नाम तो बिल्कुल अलग था, कोई मुसलमान नाम था, यूसुफ खान। यूसुफ खान। यूसुफ को बदलकर उन्होंने अपने को दिलीप कुमार कहा। तो ये है अंतर उस जमाने का और आज का, कि तब मुसलमान होना तो दुश्मन बनना था हिंदू का, और हिंदू होना मुसलमान का दुश्मन बनने का था। लेकिन अब खास तौर पर बॉलीवुड ने दिखाया कि हिंदू मुसलमान एक ही सभ्यता से आते हैं, कि वो अपने को अलग समझें, वो अलग बात है। लेकिन हम जानते हैं कि हम सब हिंदू या मुसलमान हम एक ही तहजीब और तमद्दुन से जुड़े हुए हैं। जी। और वो अपनाए या ना अपनाए, जी। वो भी उसी तहजीब और तमद्दुन से जुड़े हुए हैं। जी। हो सकता है कि आज की पीढ़ी जी। जिसने कि उस हिंदुस्तान
को झेला नहीं जिसको कि हमने किया था, शायद वो सवाल करे इस पर। लेकिन मेरे ख्याल में हर मुसलमान जी उत्तर भारत में खास जी और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत अंतर है। जी जी यहाँ के लोग जो है वो थोड़े यहाँ रह गए, कुछ चले गए वहाँ, ये संभाल सके जब तक कि एक दूसरे से मिलने के लिए जा सकते थे। लेकिन आज के दिन रोके जा रहे हैं, पहले हिंदुस्तान के तरफ से कि पाकिस्तानी ना आ और हिंदुस्तानी न जाए वहाँ, और अब पाकिस्तान के तरफ से कि हिंदू न आए वहाँ, हिंदुस्तान से न आए वहाँ, और कि पाकिस्तानी भी यहाँ न आए। तो ये जो करीब के रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, जो दिल के रिश्ते हैं, जो मन के रिश्ते हैं, जो तहजीब के रिश्ते हैं, जो तमद्दुन के रिश्ते हैं, इनको काटने से किसको लाभ? इतना ही है कि अनजान और अनजान बना रहा है जी। और दक्षिण भारत में जी जहाँ से कि मैं आता हूँ, जी ऐसा कोई समस्या नहीं है। किसको क्या दिक्कत है कि मुसलमान खड़े हो जाए? ये मैं बताऊं एक छोटी सी व्याख्या। जब मैं पहले वहाँ का एमएलए बना, मयिलादुथुरई तमिलनाडु का, तो मुझको बुलाया जाता था जैसे कि एमपीज़ को बुलाते हैं शादियों में, और ज़्यादातर जो निमंत्रण मुझे मिलते थे वो हिंदुओं की तरफ से आता था और कभी कभी मुसलमानों की तरफ। और ऐसे चंद विवाहों को पर शामिल होने के बाद मैंने अपने एक साथी से पूछा कि जो उत्तर भारत में मैं कभी देखता नहीं हूँ कि हिंदू मुसलमान की शादी पर पहुंच जाता हो या मुसलमान हिंदू की शादी पर पहुंच जाता हो, यहाँ तो हिंदुओं की शादी में बहुत से बुरखे देखने को आते हैं, बहुत से दाढ़ी देखने को आते हैं, और वैसा ही जबकि हम मुसलमानों की शादी में जाते हैं तब बिंदी हर जगह देखते हैं। तो ये बताइए ये इसका क्या कारण है? और उसने फौरन मुझे जवाब दिया, क्योंकि हम मुसलमानों को एक अलग पंथ के लोग नहीं समझते हैं, हम उनको अलग जात का सब समझते हैं। तो इतना इंटीग्रेशन जो हुआ है तमिलनाडु में एक हद तक, लेकिन केरल में तो और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में इतना वो करीबी हो गए हैं लोग कि उन पर छोड़े तो कुछ समस्या नहीं रहेगा। लेकिन ये न करें और भड़काते जाओ, जैसा कि मुजफ्फरनगर में हुआ, जैसा कि बरेली में होते रहता है, जैसा कि संभल में करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मोदी नगर या मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने हाथरस में किया। तो तब भड़काने से जी, ये कहने से कि कंवरिया कोई मुसलमान के जगह गलती से न पहुंचे जी, क्योंकि उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि ये ढाबा मोहम्मद सलीम के तरफ से चलाया जा रहा है और इसलिए अछूतों के घर हाथ से भोजन न करें। ऐसे करने से सांप्रदायिकता बहुत बढ़ती है जी। और जो सांप्रदायिकता मन में बढ़ती है जी, और जो दिल में बढ़ती है जी, उस रोग को रोकना जी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेशन तो मेरे फिजिकल बॉडी पर कर सकते हो, लेकिन मन पर आप क्या सर्जरी करोगे? जी जी। क्या आपके जो स्टेटमेंट के बाद, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट के बाद, आप थोड़ा सा बैक सीट ले लिया पॉलिटिक्स से? अभी आप क्या बिल्कुल ही संन्यास ले लिया पॉलिटिक्स से, या अभी भी आप एक्टिव है? मैं नास्तिक हूँ तो संन्यास मैं नहीं ले सकता। हाँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि भाजपा ने नहीं, कम्युनिस्ट ने नहीं, द्रमुक ने नहीं, मेरी ही कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझको एक डिसलॉयल व्यक्ति समझकर मुझे एक तरफ इतना फेंक दिया है कि राजीव गांधी के
के बरसी पर वो मुझे इनविटेशन नहीं भेजते। अच्छा। और जबकि 20 तारीख मई को शाम के 8 बजे तक कोई निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा था। मैंने अपने कुछ दोस्त हैं वहाँ AICC में, उनको भेजा और कहा कि उनको कोई दिक्कत ना हो तो तब मुझे एक निमंत्रण पत्र भेजे। और रात के कोई 9 बजे यहाँ आ गया और मैं जा पाया। अच्छा। अब जबकि कांग्रेस ही खुद मुझको न केवल चाहती नहीं है लेकिन मुझको एक घुसपैठिया समझती है। अच्छा। जिसको कि मुझे एक दीमक समझती है, जिसको कि एक कॉकरोच समझती है। मैं पॉलिटिक्स में रहने के लिए किसी दूसरे पार्टी में जा सकता हूँ। मैं एक गांधीवाद, एक नेहरूवाद, जिसको कि पॉलिटिक्स में लाने का काम राजीव गांधी ने किया, मैं इस पार्टी को छोड़कर कौन से पार्टी में जा सकता हूँ? मैं शायद अकेला इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता हूँ। जी। राहुल जी का कहना है कि मैं बहुत ही बुढ़ा हो गया हूँ। अच्छा। कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे सुना नहीं जाता। तो इस बुढ़े को हम पार्टी का में कुछ पद दे या पार्लियामेंट में कुछ जगह दे तो वो कर क्या सकता है? बहुत हमारे नौजवान हैं जो कि समझाएंगे। करो, कांग्रेस में तो हमेशा नौजवान और बुजुर्ग रहे हैं। मैं तो ऐतिहासिककार हूँ एक हद तक जी। और मैं जानता हूँ कि दशक 20 में जी। जो मोतीलाल जी का आखिरी दशक था, जी, उस दशक में आनंद भवन में इतना हंगामा मचता था क्योंकि बाप और बेटे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अच्छा। या बात किया तो लड़ते थे। जी। तो अब जिस बाप ने मुझको शामिल किया, यदि उनके बेटे मुझे एक तरफ रखना चाहते हैं तो मैं उनसे लड़ने वाला नहीं हूँ। वो करे जो उनके समझ में पार्टी के हित में है और मैं आपसे बात करूँगा, वही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि आपसे बात करने से हज़ारों ने, मुझे नहीं पता कि लाखों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है क्या। जहाँ की कांग्रेस में वो वर्किंग कमेटी के अंदर पहुँचने को जगह नहीं है। वर्किंग कमेटी में उन्होंने 61 लोगों को लगाया है। अच्छा। और मैं शायद 62वीं हूँ या शायद 62वीं हज़ारवीं हूँ। अच्छा। मुझको नहीं शामिल किया।